डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे कि आपका लक्ष्य गोल, आपका जो टारगेट है इतना बड़ा होना चाहिए कि सामने वाले को हंसी आ जाए। यानी कि जब तक सामने वाला हंस नहीं रहा है आपके एम्बिशन पर, तब तक वो कोई एम्बिशन है ही नहीं। तो अगर आपने थंबनेल देख लिया है तो निश्चित ही आप समझ गए होंगे कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। क्या ये पॉसिबल है? किसी को भी लगेगा कि इम्पॉसिबल है, और जिस दिन आपने सोच लिया कि ये इम्पॉसिबल है, वो कुछ नहीं आप कर सकते हो, दिमाग को ट्रेन करो कि ये पॉसिबल है। तो चले हम भी आपको 21 दिनों में 21 सालों के बराबर जो है इंग्लिश सिखा दूंगा। आप हमारे साथ बने रहें। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन दबा दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और इस वीडियो को अंत तक देखें। मैं थोड़ी सी अपने बारे में बता दूं, मैं थोड़ा सा कि मैंने अपने 20 साल के टीचिंग करियर में कम से कम 500 बैंक पीओ एंड क्लर्क और ऐसे ही 350 से 400 लोगों को, बच्चों को एसएससी में मैंने पहुंचाया हुआ है, गवर्नमेंट जॉब में, और बाकी डिफेंस, सीडीएस और एनडीए में भी। तो अब आपकी बारी है, हम दोनों मिलकर कमाल करते हैं, धमाल करते हैं। बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। तो चले एक बार सबका बहुत बहुत स्वागत है टीआरएस टीचिंग विद राम सर चैनल पे। और यहां हम लोग बात करेंगे आज कुछ ऐसे, एक मजेदार मैं किस्सा सबसे पहले सुनाता हूं। ये जब मैं 10th क्लास में था, बिहार बोर्ड के 10th क्लास में, तो उस समय एक ट्रांसलेशन का सेक्शन हुआ करता था, 10 मार्क्स का ट्रांसलेशन आता था और ये ट्रांसलेशन पूछा हुआ था। तो बहुत से बच्चे इसको, कुछ लोग समझ रहे थे कि भाई ये पाव फट गई, पाव का मतलब कुछ पैर समझ रहे थे, तो ये कुछ समझ रहे थे कि पाव, और उनका कहना था कि पाव में विवाह फटने की बात हो रही है, जाके पाव न फटे विवाह, सो किया जाने पीर पराई गलत। यहां पाव फटने का मतलब जो है, इसको कहा जाता है DAWN, डॉन। और डॉन का जो मतलब होता है, ये आपका डे ब्रेक होता है। मतलब जब सुबह होती है, अर्ली मॉर्निंग जब होती है, दैट इज कॉल्ड पाव फटना कहा जाता है। यानी कि आप इसको कह सकते हैं डे ब्रेक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इसको आप डे ब्रेक कह सकते हैं, मतलब सुबह होना। सूर्योदय से पहले की जो बेला होती है उसी को तो कहा जाता है प्रभात। तो पाव फटने का मतलब क्या होगा भाई? पैर फटने से नहीं है, पाव फट चुका है, मतलब प्रभात, सुबह, अहले सुबह, अर्ली मॉर्निंग कह सकते हैं। इसको हम अर्ली मॉर्निंग भी कह सकते हैं। तो ये इसका मीनिंग था। और कोई समझ रहा था कि पैर फट चुका है, विवाह फट चुकी है, पता नहीं क्या क्या लोग समझ रहे थे। तो ये इसका सही मीनिंग है। तो जानते हैं ऐसे ही 15 ट्रिकी सेंटेंस जो आपके लिखने से लेकर आपके बोलने तक, यदि आप अपने कम्युनिकेशन में, आप अपने राइटिंग में इनका यूज करते हैं तो उसमें ये 4 चांद लगा देंगे, आपके इंप्रेशन को कई गुना बढ़ा देंगे यदि आप इसी प्रकार के सेंटेंसेस का यूज करते हैं। तो जिसकी हम लोग बात कर रहे थे कि पाव फट चुकी है, वो पैर फटने की बात नहीं हो रही थी, विवाह फटने की बात नहीं हो रही थी। डॉन हैज ब्रोकन, मतलब ये क्या है? ये आपका डे ब्रेक है, ये आपका सुबह या दिन की शुरुआत है। इसको कहा जाता है पाव फटना। सूर्योदय से पहले की जो बेला होती है वो, इसको डे ब्रेक कहा जाता है। एक सेंटेंस और लेते हैं हम लोग, बात तो तुम्हारी ठीक है। अक्सर हम लोग बोलते हैं बातचीत में कि यार बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन मगर दाल में कुछ काला है। तो यहां पे काले से कोई मतलब नहीं है। अगर कुछ गड़बड़ लग रहा हो तो दैट इज कॉल्ड फिशी। उसको क्या कहा जाता है? फिशी। देयर इज समथिंग अमिस, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, देयर इज समथिंग अमिस इन, देयर इज समथिंग अमिस भी कहा जाता है। कुछ तो गड़बड़ है तुम्हारी बातों में, देयर इज समथिंग अमिस, देयर इज समथिंग अमिस कहा जाता है, समथिंग अमिस, देयर इज समथिंग अमिस कहा जाता है या फिशी कहा जाता है। तो इसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को आप ऐसे देखेंगे, क्या कहा हमने? बात तो तुम्हारी सही है, मतलब जो तुम बोल रहे हो सही है, व्हाट यू से इज राइट, बट समथिंग इज फिशी या समथिंग इज
AMISS, समथिंग इज AMISS भी होता है, AMISS अमिस कहा जाता है, AMISS कुछ तो गड़बड़ है, समथिंग रॉन्ग, तो इसी को कहा जाता है। फिर देखेंगे एक और सेंटेंस आगे आपके सामने, उसने आसमान सिर पे उठा लिया है। तो आसमान सिर पे उठाना का मतलब क्या होता है? छोटी छोटी बात का बतंगड़ बना देना होता है। तो ये नहीं यहां पे ट्रांसलेशन करना है कि आसमान ही उसने सिर पे उठा लिया है। इसको देखें ऐसे, ही मेड ए ह्यूज फस, उसने क्या किया? हंगामा खड़ा कर दिया है। तो FUSS फस होता है, या CANARD कैनार्ड भी होता है, या इसी को कहा जाता है ADO अडो भी कहा जाता है। अक्सर हम लोग कहते हैं कि अफवाहों का बाजार गर्म होता है, अफवाहों का बाजार गर्म होता है। देयर इज मच अडो अबाउट नथिंग कहा जाता है, देयर इज मच अडो अबाउट नथिंग कहा जाता है। इसको अफवाहों का बाजार गर्म होता है, देयर इज मच अडो अबाउट नथिंग, देयर इज मच अडो अबाउट नथिंग भी आप कह सकते हैं। तो इसका यह हुआ, ही मेड ह्यूज फस, अफवाह, कैनार्ड, अडो, फस, हंगामा, अफवाह, फिजूल की बातें, रूमर जिसको कहा जाता है, RUMOUR, इसका भी आप यूज कर सकते हैं, रूमर का भी, रूमर का। चलो एक और सेंटेंस देखेंगे भाई, एक से एक बेहतरीन सेंटेंसेस यहां है जो आपकी कम्युनिकेशन को, रिटन एंड स्पोकन दोनों तरह के कम्युनिकेशन को बेहतरीन बना देगा। हम लोग कहते हैं ना कि अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, मतलब जब मौका निकल गया तो रिग्रेट करने का कोई बेनिफिट नहीं है। तो अब यहां पे इसका मीनिंग क्या भाई? यहां इसका मीनिंग है रिग्रेट है, या RUE कहा जाता है, रियू है, या रिमोर्स कहा जाता है, जिसको हम लोग पछतावा कहते हैं, रिग्रेट कहते हैं, रिमोर्स कहते हैं, रियू कहते हैं। यस, तो ये है, इस तरह का मीनिंग निकलना चाहिए। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देखें, जबरदस्त। व्हाट्स द यूज ऑफ, मतलब क्या फायदा, व्हाट्स द यूज ऑफ रिपेंटिंग आफ्टर द डैमेज इज डन। तो रिपेंट का मतलब भी होता है रिव्यू करना, रिपेंट का मतलब भी अफसोस करना, पश्चाताप करना होता है। और भी बेहतरीन सेंटेंसेस एक से एक सेंटेंस मिलेंगे। अब देखते हैं अगला सेंटेंस, मेरी तो शामत आ गई, मेरे ऊपर तो पहाड़ टूट गया। तो अब यहां शामत का मतलब क्या है भाई? यहां शामत का मतलब है ट्रबल, यहां शामत का मतलब क्या है? प्रॉब्लम। यहां शामत का मतलब दिक्कत है, परेशानी है। तो दिक्कत और परेशानी के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं ट्रबल, प्रॉब्लम कह सकते हैं। आई मीन ह्यूज ट्रबल, आई मीन बिग ट्रबल। क्या कह सकते हैं? आई मीन बिग ट्रबल आप यूज कर सकते हैं। बेहतरीन एक्सप्रेशन है, बेहतरीन यूज है, एक से एक यूज मैं लेके आया हूं आज यहां पे, जिनका आप यूज करेंगे अपनी दिनचर्या, मतलब डेली यूजेज में, डेली सेंटेंसेस में, तो बहुत शानदार, इंप्रेसिव लगेगा। वह तो पानी पी पी कर कोस रहा था। तो किसी को कोसने का मतलब क्या भाई? किसी के खिलाफ कोई कंप्लेन करना, शिकायत करना, तो ये हो जाएगा। या कोसना का मतलब होता है किसी को अभिशाप देना, तो कर्स होता है। कर्स मतलब भी अभिशाप, या BANE, बेन भी होता है अभिशाप के लिए, बेन। जबकि इसका ऑपोजिट जो होता है वो होता है वरदान। और वरदान को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं बोन कहते हैं, या इसको हम ब्लेसिंग या ब्लेसिंग्स कहते हैं, बोन कहते हैं, ब्लेसिंग कहते हैं। तो इसका उल्टा देना होगा तो बोन हो जाएगा, ब्लेसिंग हो जाएगा, बेनिफिट हो जाएगा, एडवांटेज हो जाएगा। अगला सेंटेंस और भी शानदार है, देख लेते हैं। यह है ऊंट के मुंह में जीरा, जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं भाई। ऊंट के मुंह में जीरा का मतलब बहुत थोड़ा, वेरी लिटल। तो वेरी लिटल कहा जाता है इसको, वेरी लिटल कहा जाता है, या SCANT स्कैंट कहा जाता है, या स्कैंटी कहा जाता है, बहुत कम, थोड़ा अमाउंट के लिए आता है। वेरी लिटल, स्कैंट या स्कैंटी कह सकते हैं। या अमाउंट के लिए आप यूज करेंगे तो ये PALTRY, पोल्ट्री,
पोल्ट्री नहीं, पोल्ट्री, PALTRY, किसी अमाउंट के लिए आता है, छोटा सा अमाउंट है तो पोल्ट्री का इस्तेमाल करते हैं। फिर है अ ड्रॉप इन द ओशन, उसी का है बहुत कम। जैसे अगर समुद्र में एक बूंद पानी डाल दिया जाए, एक लोटा एक जग पानी डाल दे तो क्या हो जाएगा, वैसे ही ऊंट के मुंह में एक जीरा या 100 ग्राम जीरा डालने से क्या होता है, मतलब वेरी स्मॉल अमाउंट के लिए आता है, वेरी स्मॉल अमाउंट। इसका मतलब क्या है, अ वेरी स्मॉल, और ये है आपका अमाउंट के लिए आता है, वेरी स्मॉल अमाउंट लिख दो भाई, वेरी स्मॉल अमाउंट, वेरी स्मॉल अमाउंट के लिए आता है, किसी भी चीज का अमाउंट है, मात्रा के लिए आता है, क्वांटिटी के लिए आता है, बहुत छोटी सी क्वांटिटी के लिए। और देखेंगे बेहतरीन शानदार, इस बार बाजी किसके हाथ लगेगी का मतलब कौन है, कौन जीतेगा, और कौन जीतेगा का मतलब क्या हुआ, हु विल विन, हु विल विन, कौन जीतेगा का मतलब हुआ हु विल विन, हु विल विन, या हु विल विन द बेट, हु विल विन दिस टाइम, इस बार कौन जीतेगा, हु विल गेट सिलेक्टेड, ये भी हम कह सकते हैं। तो इस बार बाजी किसके हाथ लगेगी, हु विल विन, और यहां पे हो गया दिस टाइम, इस बार कौन जीतेगा, बाजी किसके हाथ लगने का मतलब क्या हुआ कि इस बार कौन जीत रहा है। फिर है उसका तो रंग ही बदल गया, मतलब उसका रंग बदल गया, मतलब उसका जो स्वभाव था, यहां रंग का मतलब क्या है, यहां रंग का मतलब है स्वभाव, और इस स्वभाव को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, इस स्वभाव को हम इंग्लिश में कह देंगे एटीट्यूड, क्या कह देंगे, एटीट्यूड। और इसका जोर किस पे है, उसका स्वभाव पूरी तरह से बदल गया, तो his attitude completely changed, या he completely changed his attitude कह सकते हैं, दिखा दिया हुआ है, he completely changed his attitude हो गया। एक और सेंटेंस देखते हैं, बेहतरीन शानदार, यहां हाथ डालना मतलब आग से खेलना है, तो आग से खेलने को तो हम सिंपल कह देते हैं टू प्ले विद फायर, ये होता है आपका टू प्ले विद फायर होता है, आग से खेलना, मतलब टू टेक रिस्क, इसी का मतलब हो जाएगा टू टेक रिस्क हो जाएगा, टू टेक रिस्क हम कर सकते हैं। तो ये देख लेते हैं, टू टेक रिस्क, टू प्ले विद फायर मतलब खतरा मोल लेना, इसका मीनिंग हुआ। गेटिंग इन्वॉल्व हियर इज लाइक प्लेइंग विद फायर, इसमें हाथ डालने का मतलब क्या हुआ, इस काम में, इस रिस्की वेंचर में, इस मुश्किल काम में हाथ डालने का मतलब हुआ जोखिम लेना, जोखिम उठाना हुआ। मैं उसकी आंखों की भाषा समझ सकता हूं, तो समझना का अंडरस्टैंड, और आंखों की भाषा के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, लैंग्वेज ऑफ आईज, लैंग्वेज ऑफ आईज, तो क्या कर सकते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ हिज आईज, उसकी आंखों की भाषा, उसके इशारे, मतलब उसके ट्यून को मैं समझ सकता हूं, उसके इशारों को समझ सकता हूं। वह हर बात में टांग अड़ाता है, और टांग अड़ाने का मतलब क्या होता है भाई, पोक वंस नोज, पोक वंस नोज का प्रयोग किया जाता है। टांग अड़ाना का मतलब दखलंदाजी देना होता है, या मेडल करना होता है, मेडल MEDDLE, पोक वंस नोज, या इंटरफेयर करना हो सकता है, इंटरफेयर करना, या ये वाला मेडल होता है MEDDLE, तो आप इंटरफेयर करना यूज कर सकते हो, मेडल करना यूज कर सकते हो, इन सारे एक्सप्रेशंस का यूज किया जा सकता है। इंटरफेयर, इंटरफेयर, या इंटरफेयर, इंटरफेयर FERE, इंटरफेयर या मेडल करना यूज किया जा सकता है। देखते हैं इसका इंग्लिश क्या होता है, तो इसका इंग्लिश है ही इंटरफेयर्स इन एवरीथिंग, वो हर कुछ में टांग अड़ाता है। टांग अड़ाने के लिए एक वर्ड आता है IMPEDE, इंपीड का भी आप यूज कर सकते हो, इंपीड करना, इंपीड करना, या इंटरफेयर करना, या मेडल करना, या किसी काम को प्रभावित या रोकना, ऑब्स्ट्रक्ट करना भी यूज किया जा सकता है, ऑब्स्ट्रक्ट करना। तो ये सारे वर्ड्स यूज कर सकते हैं हम इसके लिए ही, इंटरफेयर्स इन एवरीथिंग।
इस बार के इतिहास में उसके पसीने इस बार के इम्तिहान में उसके पसीने छूट गए, मतलब उसके लिए बहुत डिफिकल्ट पेपर था, बहुत मुश्किल था, तो ही स्ट्रगल्ड ए लॉट इन दिस एग्जाम। तो संघर्ष करने का वर्ड क्या होता है? ही स्ट्रगल्ड ए लॉट इन दिस एग्जाम आप यूज कर सकते हैं। वह हाथ मलता रह गया। हाथ मलना का मतलब भी क्या होता है? हाथ मलना के मतलब भी होता है रिग्रेट करना, रिव्यू करना या रिपेंट करना, अफसोस करना या पश्चाताप करना। अफसोस या पश्चाताप करने के लिए यूज किया जाता है इनका, अफसोस या पश्चाताप करना, रिग्रेट, रिव्यू, रिपेंट, यानी कि वह करते रह गया। ही केप्ट ऑन, ही वॉज लेफ्ट रिग्रेटिंग, उसे पश्चाताप करते छोड़ दिया गया, वह पश्चाताप करते रह गया। ही वॉज लेफ्ट रिग्रेटिंग का यूज कर सकते हैं। तुम बातों ही बातों में मुझे बेवकूफ बना रहे हो। तो बेवकूफ बनाना का जो वर्ड है ये होता है बिफूल करना, किसी को बिफूल करना, किसी को मेक फुल। बिफूल का मतलब हो गया मेक फुल, मेक फुल करना, किसी को बेवकूफ बनाना, बिफूल, मेक समबडी फुल। तो इसी तरह से हम ट्रांसलेट कर देते हैं, यू आर फूलिंग मी विद योर वर्ड्स। बातों ही बातों में क्या हो जाएगा? यू आर फूलिंग मी विद योर वर्ड्स हो जाएगा। और इसी तरह के वीडियोस के लिए फिर मैं आऊंगा आपके सामने, आपके लिए लेकर 21 दिनों का प्लान, जिसमें हम लोग बात कर रहे होंगे पूरे 21 की ग्रामर, वोकैबुलरी, प्रैक्टिस, सब कुछ 21 दिनों में 21 सालों के बराबर हम इंग्लिश कर लेंगे। सीख लेना है तो सीख लेना है। जो ठान लिया सो ठान लिया, और जो ठान लिया उसने कर लिया। तो जब तक हम अपने दिमाग को समझाएंगे नहीं कि हम नहीं कर सकते हैं, तब तक दिमाग हमारा उस काम को करने पे काम करता है। अगर आपने दिमाग को अपने बैठा दिया कि कर लेना है तो हो जाता है। जैसे देखते हैं किसी इमरजेंसी में फंड जुटाना हो, कोई काम करना हो, टाइम कम हो, तो हम उस काम को कर लेते हैं, लेकिन लंबा समय रहता है तो उस काम को हम नहीं कर पाते हैं। तो वैसे ही हम 21 दिनों में 21 सालों के बराबर, 21 वर्षों के बराबर इंग्लिश सीख लेंगे तो सीख लेंगे। जय हिंद। शेयर जरूर कर देंगे सेशन को यदि आप अब तक इस वीडियो को देख रहे हैं। थैंक यू। जय हिंद।